नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जहां उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए समझौता किया। उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास राज्य को डिजिटल टैलेंट का केंद्र बनाने और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। और प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश भर में लगभग 10,760 त्रिस्तरीय पंचायत खाली पड़ी हुई है, जिसमें वजह से संवैधानिक संकट बना हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने पहले भी गलत कदम उठाया है, निकायों में प्रशासकों को थोपा गया और चुनाव परिणामों का अपहरण किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड नंबर 6 दून विहार, ब्रजलोक कॉलोनी, ग्राम पंचायत सेरकी सहित कई निर्माण कार्यों को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शासन स्तर पर पैरालंपिक प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाई जाए। और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विचाराधीन वादों, पुराने नक्शों और डिजिटलाइजेशन, कंपाउंडिंग, सीलिंग, भवन मानचित्र आदि प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण कर पत्रावलियों और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। आयुक्त ने अधिकारी विकास प्राधिकरण कार्यालय अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश दिए और कहा कि सबसे पुराने वाद का निस्तारण पहले हो, यह सुनिश्चित किया जाए। फाइल जो पुरानी है, मान लीजिए कोई 2000 से चल रही, 99 से चल रही है, लेकिन उसमें कोई अवैध निर्माण था, कोई कमर्शियल चीज बनी थी, कोई रेजिडेंशियल बनी थी, तो उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक तो पहुंचना ही है। वो या तो वो निरस्त हो जाएगा, सपोज ये होता है कि नहीं ठीक हो गया, या वो कंपाउंड हो जाएगा और या फिर वो ध्वस्त होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होनी चाहिए, पर वो लंबित है किसी प्रकार से, तो आई थिंक ये ठीक व्यवस्था नहीं है और इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। जारी है पंजिका, मास्टरवाद पंजिका को कंप्यूटर में। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निलंबन के बाद आज बुधवार को आईएएस मयूर दीक्षित ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था और विकास उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। वहीं अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। वहीं आईएएस मयूर दीक्षित ने कहा कि आगामी मानसून सत्र को देखते हुए विशेष तैयारियां की जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में से बचा जा सके। जो प्राथमिकता रहेंगी वो अभी मानसून सीजन हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मानसून में जो अफेक्टेड एरिया हुए हैं, पहले भी जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, उस पर प्राथमिकता रहेंगे। साथ ही अगले महीने से कांवड़ यात्रा भी है, उसके बारे में भी तैयारियां की जाएंगी और गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक लोगों को मिले, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और एक सरलीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं में सरलीकरण हो, उसको स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं, जिससे कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाता है, उन इश्यूज को हम लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करेंगे ताकि जो योजनाएं यहाँ पर अगर कोई लंबित हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, सरकारी जो धन है वो समय पर खर्च हो और उसका फायदा भी लोगों को मिले। तो
हरिद्वार जमीन घोटाले में विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां पर इस मामले पर बयान आया है, उन्होंने कहा है कि यह अत्यधिक गंभीर मामला है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में इस तरह के घोटालों के समाचार है। हरीश रावत का कहना है कि भूमि घोटालों की जांच या तो जज की देखरेख करवाई जाए, वरना उच्च स्तरीय एसआईटी गठित हो या फिर सीबीआई से मामले की जांच कराई जाए। जो भी जांच हो वे कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। वहीं हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक बात शर्तिया है, ऐसा खुला घोटाला 1, 2, 3 अधिकारी नहीं कर सकते। राजनीतिक संरक्षण या संलिप्तता दोनों में से एक अवश्य है। मामला पचाने लायक नहीं था, इसलिए अधिकारियों पर गाज गिर गई। मामला है ये, वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो। बड़ी दिलचस्प जानकारी की, गंभीर मामला है। विधानसभा में विशेष सत्र होना चाहिए। मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इस पर बड़ी दिलचस्प। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेतु आयोग ने नगर निकायों के सशक्तिकरण की दिशा में गहन विश्लेषण आधारित रिपोर्ट सौंपी है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि नगर निगम और निकायों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने, प्रदेश के शहरी विकास और नगरों की समस्याओं को सुधारने की दिशा में सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट के और प्रमुख बिंदु निकायों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय स्व सहायता, राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों जैसे कि निकायों हस्तांतरित करना है। रिपोर्ट में तकनीकी नवाचार के लिए स्मार्ट गवर्नेंस और इसी के साथ साथ डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट में निकायों के कर्मचारियों निर्धारित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के सुझाव दिए गए हैं। 6 जून से चेपंडो में आयोजित होने वाले शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें 6 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शौर्य महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी तैयारियां में जुट गया है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और ऐसे में आपको बताते चले कि जहां शौर्य महोत्सव के आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के जाबाज भवानी दत्त जोशी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया और उनकी स्मृति में हर साल 6 जून से 8 जून तक शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 6 जून से 8 जून तक शौर्य महोत्सव विधानसभा चेपड़ू में जो है आयोजित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे और लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। 5-6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में इस गांव के भवानी दत्त जोशी जी आतंकवादियों से लड़ते हुए जो है शहीद हुए थे और उसके बाद उनके अदम्य साहस के लिए जो है 23 मार्च 1985 को इनकी पत्नी को श्रीमती विमला देवी को जो है भारत के राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा जो है अशोक चक्र से नवाजा गया। यह मेला जो है 2023 में भी माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, प्रतिवर्ष हो रहा है। इस वर्ष की मेले में जो है विशेष तैयारी इस प्रकार से है, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, दूसरे में तिरंगा यात्रा होगी, तीसरे में जो है हम इस पूरे टिंडर क्षेत्र की पूरे उत्तराखंड का यह एक मेला है। हम इसमें कारगिल शहीद जो लोग हैं उनके पारिवारिक जनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो है सम्मानित करेंगे। 6 से 8 तारीख तक जो है यहाँ पे हमारे जयपुर में एक शौर्य महोत्सव शहीद मेला आयोजित होना है। इसमें लगभग 4 से 5 हजार की गैदरिंग जो अनुमानित है वो इसमें होनी है
और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो माननीय हमारे स्पीकर मैडम है उनको भी यहाँ पे दौरा होना है। उसमें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम है वो हम लोग कर रहे हैं। और हेलीपैड को लेकर दिक्कत आ रही है कि स्थानीय एक जो व्यक्ति है वह उसके दो देने से मना कर रहे हैं, तो कोसारी जो हेलीपैड है उसको हम व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी तिरंगा यात्रा भी इसमें होनी है, तो सभी जिले की जो पूरे प्रशासन की पूरी टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत अच्छा ही आयोजन होगा। तो इसके लिए सभी जो कमेटी है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जो हम पब्लिक है उसका निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि यहाँ पर आए और जो स्थानीय कलाकार भी यहाँ पर कुछ आने वाले हैं तो मेले का आनंद लें। और रामनगर में प्रशासनिक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। एसडीएम प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है और आपको बता दें कि बैठक में ईद-उल-अजहा को लेकर सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा की गई है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा है कि बकरीद का त्यौहार 7 जून को मनाया जाएगा और ये पर्व रामनगर में 3 दिन तक मनाया जाएगा। 7 जून की सुबह 6 बजे 11 बजे तक क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं सौती जानवरों के अवशेष नालियों, नहरों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके, जिससे कि गंदगी और बीमारी फैलने की आशंका हो। इस दिन पर अगर कोई इनका त्यौहार 7 तारीख को मनाया जाएगा, उसमें हम लोग 6 से 11 बजे तक लाइट और पानी की व्यवस्था हम लोग पूरी रखेंगे। और साथ ही मेरे द्वारा सभी से अनुरोध ये भी किया गया है कि कुर्बानी जो भी हो आप एक पर्दे में रखें और सही तरीके से रखेंगे। नालियों में किसी भी तरह से खून वगैरह ना बहाएं और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुर्बानी का कोई वीडियो वायरल ना हो सोशल मीडिया पे। और ट्रिपल राइडिंग से सब लोग बचें और वैधानिक कुर्बानी करें, कोई ऐसी कुर्बानी ना करें जिससे लेकर के अशांति का माहौल पैदा हो। देना हर चीज को इसमें मतलब देखिए जो में हम लोग बयान कर देते, जैसे इधर से लेटर पैड पे उसी हिसाब से सारे लोग फिर कुर्बानी या ईद उल फितर या रमजान वगैरह जो हो शकील भाई की सदारत में है दूसरी देर तक हो जाए, वो बिल्कुल सही है। तो मैं इसमें इतना और कहना चाहता हूँ। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने ऋषिकेश का दौरा किया है। इस बीच आपको बताते चले कि पर्यावरण मित्रों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद राज्य मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और समाधान प्राथमिकता से करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना के आगे सफाई कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण करने और मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का मुद्दा उठाया। इस संबंध में उत्तरांचल स्वच्छ कार्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश खैरवाल ने ज्ञापन भी सौंपा और जल्द ही जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने अधिकारियों से निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता से रखें, क्योंकि ये सभी के जीवन को सुरक्षा देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो है कष्टदायक इनका जीवन होता है, अनेकों बीमारियों को, संक्रामक रोग इनको हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े
नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर ऋषिकेश के वाल्मीकि नगर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना था। शिविर में पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर शंभू पासवान भी पहुंचे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही योजनाओं की जानकारी देकर बताया कि पात्र व्यक्ति संबंधित विभाग से संपर्क कर लाभ ले सकता है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारों धामों में भले ही प्लास्टिक पर अभी तक बैन न लगा पाई हो, लेकिन आपको बताते चले कि जहां पर जनपद पौड़ी के इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि वहां अभी इसकी तारकेश्वर धाम से मंदिर समिति ने प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जी हां, आपको बताते चले श्री तारकेश्वर मंदिर समिति द्वारा मंदिर और मंदिर समिति के आसपास पूरी तरीके से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर समिति श्रद्धालुओं के लिए डिस्पोजल की जगह खाने पीने के लिए स्टॉल के बर्तन मुहैया करा रही, जिससे कि देवदार के घने जंगलों से घिरे इस पवित्र स्थानों पर दूषित होने से बचाया जा सके। ये पहला स्थान मिला है मुझे जहां पर प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल वर्जित है और पॉलीथीन मुक्त जो ये क्षेत्र है, ये पहला स्थान देखा मैंने। इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कि आने वाले भविष्य को मानते हुए और वर्तमान में जो प्लास्टिक से जो क्षति हो रही है, जो प्लास्टिक से पूरे समाज को एक गलत वातावरण मिल रहा है पॉल्यूशन प्रदूषण का, तो उसको इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है और ये इसको लोगों को यहाँ पर आना चाहिए कि प्लास्टिक मुक्त जो है, पॉलीथीन मुक्त ये स्थान बनाया गया है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया था। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल ने भले ही स्वागत किया हो, लेकिन यूकेडी ने हत्याकांड के कथित वीआईपी और वनमचार रिजॉर्ट तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को दिए गए अपने ज्ञापन में कहा है कि अंकिता की हत्या जिस वीआईपी की वजह से हुई है, वो हत्याकांड के सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। जब वो कह रहे कि हमने 40,000 यहाँ पे कॉल डिटेल्स थे, तो वो वीआईपी जिसके लिए ये सारा कांड हुआ था वो क्यों नहीं आगे आया? तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं पे सरकार का इस पर भी दबाव रहा कि कुछ लोगों को इसमें बचाया गया। और
अभी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसमें हमारे जैसे कल आशुतोष भाई ने कहा कि इसमें इन चीजों को भी लेके आएंगे, पक्ष लेके आएंगे कि जब ये तीनों पे 201 लग सकती है। हरिद्वार से मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला उजागर आया है, जहां एक महिला अपनी 13 साल की बेटी का जो है यौन शोषण कराने का आरोप लगा रही है। जी हां, आपको बताते चले कि पीड़ित किशोरी और उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि महिला बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी है और इस घिनौनी हरकत के बाद पार्टी ने आरोपी महिला को निष्कासित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देहरादून में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बताते चले कि भगवाला में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जहां आपको बताते चले कि जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया है, तो वहीं इसी के साथ साथ सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि बदमाशों ने युवक पर मामूली बात को लेकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि घटना के बाद आसपास की सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। KTBIT चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन्हें उनके दोस्त ग्राफिकर हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। पुलिस के द्वारा ग्राफिकर हॉस्पिटल जाया गया। वहां पर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उनका नाम रोहित नेगी है और वो तिलवरी थाना सालेपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस समय उनके दोस्त जो साथ में थे उनसे जानकारी करने पर पता चला कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ करीब उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ोवाला क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहां खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फोन पर इस व्यक्ति का फोन आता है और वो व्यक्ति इस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। श्रीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाजार में जो है हुड़दंग और तेज आवाज में बुलेट चलाने से मना किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 3 तलवारें भी बरामद हुई हैं और आरोपियों के बुलेट बाइक को भी सीज कर दिया गया है। जून की मध्य रात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राजनेशाही युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं BNSP सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जानलेवा हमला के प्रयास सहित अन्य धाराएं सम्मिलित हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। झारखंड में हुए राष्ट्रीय